हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। हमारा बीपीएससी पेपर चल रहा है इस समय। बीपीएससी पेपर मतलब टेस्ट सीरीज चल रही है और ये पीटी का टेस्ट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 तक के पेपर पूरे देख लिए हैं और ये आपका जनरल साइंस का है। तो अभी आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आप जा करके उसमें चैनल को सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। इसके बाद में मैं दृष्टि पीसीएस का जो टेस्ट पेपर है, लगभग 16 पेपर है, तो उनको मैं लाऊंगी। तो फिजिकल कम रखूँगी, ऑनलाइन रखूँगी। तो आप में से जिसको भी चाहिएगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये सारे पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, तो आप चैनल पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। ये साइंस के हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये ठोस होते हैं और धनात्मक एवं ऋणात्मक आयनों के बीच प्रबल आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। उपर्युक्त विशेषताएं किस प्रकार के यौगिकों को दर्शाती हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहे हैं। ऑप्शन ए है हमारा आयनिक यौगिक, बी सहसंयोजक यौगिक, सी कार्बनिक यौगिक या डी कार्बनिक और सहसंयोजक दोनों यौगिक। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका परफेक्शन आई एस का टेस्ट पेपर है, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा ही है बीपीएससी में, तो इसके क्वेश्चन भी बहुत अच्छे फॉर्म किए गए हैं। बात करें आयनिक यौगिकों के लिए सामान्य गुण, तो भौतिक प्रकृति आयनिक यौगिक ठोस होते हैं और सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण कुछ हद तक कठोर भी होते हैं। ये यौगिक आमतौर पर भंगुर होते हैं और दबाव डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। तो जो ये यहाँ पर विशेषताएं बताई गई वो किसकी बताई गई, तो वो बताई गई हैं आयनिक यौगिक की। किसकी बताई गई हैं? आयनिक यौगिक की। बाकी कुछ चीज़ें और भी दी गई हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है डैश। ऑप्शन ए विभवांतर, बी चार्ज, सी ऊर्जा या डी चार्ज विभवांतर। बताना कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, कौन सी इकाई है। इकाइयाँ भी आती हैं क्वेश्चन में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा की इकाई है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट निर्वात में 1 वोल्ट के विद्युत संभावित अंतर के माध्यम से विराम से गति करने वाले एकल इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त या खोई हुई गतिज ऊर्जा की मात्रा है। इसलिए इसका मान 1 वोल्ट बराबर 1 सी है, जिसे प्राथमिक चार्ज कहते हैं। तो इसमें इसकी सारी जो गुण होते हैं, जो उनकी इकाई में नंबर होते हैं, वो सब लिखे गए हैं, तो उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। आंसर की बात करेंगे तो ऊर्जा कह रहे एक जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, तो वो हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऊर्जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मानव आँख का दोष प्रेस्बायोपिया बनाता है। ऑप्शन ए व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। बी व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। सी एक व्यक्ति निकट और दूर दोनों की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ होता है। एंड डी किसी व्यक्ति को कोई वस्तु देखने पर वह फोकस के निकट दिखाई देती है, जबकि दूसरे तल पर मौजूद वस्तु फोकस से बाहर होती है। तो अब ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो अगर मानव आँख में जो प्रेस्बायोपिया बनाता है, अगर ये दोष हो जाता है तो फिर व्यक्ति को क्या प्रॉब्लम होती है। तो प्रेस्बायोपिया एक दोष को संदर्भित करता है जो आमतौर पर बुजुर्ग व्यक्तियों में पाया जाता है। सिलियरी मांसपेशियों के सख्त होने के कारण आँख अपनी समायोजन शक्ति खो देती है। परिणाम स्वरूप दूर तथा निकट की वस्तुएं नहीं देखी जा सकती हैं। तो इसलिए जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति निकट और दूर दोनों की ही वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में असमर्थ रहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है हमारा कि एक कण में त्वरण हो सकता है भले ही किसी निश्चित समय पर उसका वेग शून्य हो। कारण आर जब कोई कण अपनी गति की दिशा उलट देता है तो वह क्षण भर के लिए विराम की स्थिति में होता है। तो कथन कह रहे यदि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है बी, तो ये इस तरीके से ऑप्शन दिए रहते हैं, आपको पता ही है। हमें यहाँ पर फिलहाल इसका जो सही आंसर है वो बताना है। मान लीजिए कि किसी पिंड का वेग और त्वरण विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में तो निश्चित रूप से विपरीत दिशा में कार्य करने वाला त्वरण पिंड के वेग को धीमा कर देगा। तो अंततः पिंड अपनी दिशा बदलने से पहले ही क्षण भर के लिए आराम की स्थिति में आ जाएगा, लेकिन इस क्षण में केवल वेग शून्य होगा और त्वरण अभी भी पिंड पर कार्य कर रहा होगा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा कि दोनों ही ऑप्शन हमारे सही है। ठीक है, यानी कथन और कारण दोनों ही सही है। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि एक कण पर स्थिर परिमाण का बल कार्य करता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। कण की गति एक समतल में होती है, तो यह इस प्रकार है कि डैश। ऑप्शन ए वेग स्थिर है, बी त्वरण स्थिर है, सी इसकी गतिज ऊर्जा स्थिर है, एंड डी या
परवलयिक पथ में चलता है। बताना एक कण पर स्थिर परिमाण का बल क्या होगा। तो जब किसी कण पर स्थिर परिमाण का बल कार्य करता है तो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है। तो कण की गति एक समतल में होती है। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो ये साइंस के क्वेश्चन है तो कुछ भाषा इनकी अलग टाइप से लगती है। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको कुछ लोगों को ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रॉकेट प्रणोदन के सिद्धांत आधारित ऑप्शन है न्यूटन की गति का पहला नियम पर, बी कोणीय गति का संरक्षण पर, सी ऊर्जा का संरक्षण पर, एंड डी रैखिक संवेग का संरक्षण पर। तो जो कह रहे रॉकेट प्रपोल्सन इज बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ कौन से सिद्धांत पर आधारित है। तो रॉकेट हमारा प्रणोदन रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि शुरू में रॉकेट विराम की स्थिति में होता है, लेकिन जब रॉकेट उड़ान भरने के लिए तैयार होता है तो उच्च गति पर उत्सर्जित गैस के छोटे द्रव्यमान की गति की भरपाई रॉकेट के बढ़े हुए संवेग से हो जाती है। तो डी हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण पर। ठीक है। नेक्स्ट है यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक गायब हो जाए तो ऑप्शन है सभी पिंडों का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, बी सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा, सी सभी पिंडों का द्रव्यमान और भार दोनों शून्य हो जाएंगे, एंड डी सभी पिंडों का ना तो द्रव्यमान और ना ही वजन शून्य होगा। तो अब यहाँ पर बताना है कि अचानक गायब हो जाए तो क्या होगा। यदि गुरुत्वाकर्षण बल अचानक रूप से गायब हो जाता है तो सभी पिंडों का भार शून्य हो जाएगा। ठीक है। किसी पिंड का वजन गुरुत्वाकर्षण के कारण होने वाले त्वरण का द्रव्यमान गुना होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि कोई वस्तु आर त्रिज्या वाले वृत्त के अनुदिश स्थिर गति v से एक समान वृत्तीय गति में घूम रही है तो पिंड का त्वरण है ऑप्शन है शून्य, बी वी स्क्वायर अपॉन आर, सी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब हमें बताना कि यहाँ पर क्या आंसर होगा। तो जब कोई वस्तु एक समान वृत्ताकार गति में होती है तो गति की दिशा में परिवर्तन के कारण उसका वेग बदल जाता है, इसलिए यह एक त्वरण से गुजरता है। तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है यदि पिंड पर कार्य करने वाला पुनर्स्थापना बल निश्चित बिंदु की ओर निर्देशित है और निश्चित बिंदु से दूरी के सीधे अनुपातिक है तो गति SHM है। कथन सेकेंड सरल लोलक की समय अवधि पिंड के, वैसे पिंड होना चाहिए, यहाँ पे ये पिंड लिख दिया इन्होंने, इस तरीके से पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। तो ये कथन और कारण दिए गए, कथन कारण का क्वेश्चन है, ये ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन आपने बहुत बार सुना ही है। इसका जो सही आंसर क्या होगा, क्या ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं या सही है। बात करें तो सरल आवर्त गति एक विशेष प्रकार की आवधिक गति है जिसे एक वस्तु एक पुनर्स्थापना बल के कारण अनुभव करती है। तो इस तरीके से सी ऑप्शन हो जाएगा। कथन फर्स्ट तो सही है लेकिन कथन सेकेंड हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट कह रहे हैं कि यदि गतिज ऊर्जा में 4% की वृद्धि होगी तब संवेग बढ़ जाएगी। ऑप्शन है 4%, बी 1.5%, सी 16 या 16% एंड डी 2% या 2%। तो गतिज ऊर्जा में जब इस तरीके से चीज़ें बढ़ती हैं तो डी ऑप्शन हो जाएगा कि 2% जो संवेग है 2% बढ़ जाएगी। ठीक है। फिर कथन कारण का क्वेश्चन है। कथन कह रहे हैं कि किसी पिंड को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। कारण घर्षण बल एक असंरक्षित बल है। तो अब ये ऑप्शन दिए गए फिलहाल वही हैं ए, बी, सी और डी, वही कथन कारण का। हमें बताना है यहाँ पर कि क्या इसका आंसर होगा। किसी वस्तु को एक बिंदु से जब दूसरे बिंदु तक हम ले जाते हैं और ले जाने में जो घर्षण बल लगता है या घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य दो बिंदुओं के बीच अपनाए गए वास्तविक पथ पर निर्भर करता है। घर्षण बल एक असंरक्षित बल है। एक असंरक्षित बल वह है जिसका कार्य लिए गए पथ पर निर्भर करता है और घर्षण बल असंरक्षित बल का एक अच्छा उदाहरण है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए यहाँ पर कह रहे कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूर्णता अप्रत्यास्थ संघट्ट इलास्टिक कोलिजन के दौरान ऑप्शन ए सिस्टम की रैखिक गति संरक्षित है, बी सिस्टम की गतिज ऊर्जा संरक्षित है, सी ए और बी दोनों या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है फिलहाल यहाँ पर कि क्या होगा। तो संघट्ट दो पिंडों या दो से अधिक पिंडों के बीच एक साथ होने वाली अल्पकालिक घटना है जिसके दौरान उनके बीच काम करने वाले आंतरिक बलों के कारण शामिल पिंडों की गति में परिवर्तन होता है। तो क्या हो जाएगा। तो सिस्टम की रैखिक गति संरक्षित है। ऑप्शन ए यहाँ पर फिलहाल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, बी फैराडे मतलब सेकेंड फैराडे स्थिरांक, थर्ड प्लैंक स्थिरांक या फोर मोलर गैस स्थिरांक।
उपरोक्त में से कौन सा से सार्वभौमिक स्थिरांक हैं? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, सी केवल फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, या डी ऊपर के सभी या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी विकल्प आपके यहाँ पर सही हो जाएंगे। सार्वत्रिक स्थिरांक है, कुछ अन्य सार्वभौमिक स्थिरांक है, प्लाट्समैन कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट आदि हैं। तो डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। कारण का ये भी है, कह रहे मुक्त रूप से गिरती वस्तु का भार शून्य नहीं होता। कारण भार एक सामान्य बल है जो पिंड द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी और डी करके कथन दिए गए हैं कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और कारण कथन की सही व्याख्या करता है कि नहीं, वही चीज़ें दी गई हैं। पहले हमें देखना है कि इसका जो कॉन्सेप्ट है क्या है। देखो, जब वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, लेकिन वस्तु किसी भी सतह पर अपना बल नहीं लगा रही तो वस्तु का भार शून्य है। जब वस्तु ऊपर से गिरी, जैसे एप्पल का कॉन्सेप्ट दिया गया है ना, कि ऊपर से गिर रहा था तो ऊपर से नीचे को क्यों गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल किस तरीके से कार्य करता है, वही कह रहे। लेकिन वस्तु किसी भी सतह पर अपना बल नहीं लगा रहा है, लगा रही है, तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि कथन हमारा गलत है। मुक्त रूप से गिरती वस्तु का भार शून्य नहीं होता, तो होता है, लेकिन कारण आर जो कह रहे हैं कि भार एक सामान्य बल है जो पिंड द्वारा अनुभव किया जाता है और संपर्क में सतह द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। तो जो भी एस्पायरेट इंग्लिश मीडियम से जुड़े हुए हैं वो आप इस तरीके से इसको देखते चलें। ये 8, 9, ठीक है, फिर 10, 11, 12, 13 और 14 तक हमने कर लिया है। फर्स्ट का भी मैं दिखाती हूँ। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। फर्स्ट से हमने स्टार्ट किया, नई टेस्ट सीरीज़ है ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये आपका 5 और ये 6, 7, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिले उपग्रह टेलीविज़न कार्यक्रम को दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक लगातार प्रसारित करता है क्योंकि। ऑप्शन ए, अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि से अधिक है। सेकेंड, अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि से कम है। सी, अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के बराबर है। एंड डी, द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से कम है। तो ये कह रहे हैं कि लगातार प्रसारित करता रहता है क्योंकि, तो इसमें से कौन सा होगा कि वो प्रसारित करता रहता है। तो देखो, भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा पर परिक्रमा करते हैं। उनकी परिक्रमण अवधि पृथ्वी के समान ही होती है, इसलिए पृथ्वी पर एक पर्यवेक्षक को वे स्थिर प्रतीत होते हैं। ध्रुवीय उपग्रह नाम का अर्थ यह हो सकता है कि ये उपग्रह स्थायी रूप से ध्रुवों पर स्थित है। तो देखो क्या हो जाएगा कि अवधि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की अवधि के बराबर है, यानी कि यहाँ पर उपग्रह स्थायी रूप से ध्रुवों पर स्थित है। तो सी ऑप्शन हमारे यहाँ पर फिलहाल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट वेग, सेकंड तरंगदैर्घ्य, थर्ड रंग एंड फोर्थ आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उपरोक्त में से कौन स्थिर रहेगा। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और थर्ड, बी केवल सेकंड और थर्ड, सी केवल थर्ड और फोर्थ, या डी केवल फर्स्ट और फोर्थ। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें स्थिर रहेंगी। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन वेग और तरंग दैर्घ्य बदलता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड और फोर्थ इसका हो जाएगा आंसर, यानी कि रंग और आवृत्ति। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि उसकी लंबाई और त्रिज्या दोनों दुगनी कर दी जाए तो। ऑप्शन ए प्रतिरोध दुगना हो जाएगा और चालकता आधी हो जाएगी। बी प्रतिरोध आधा हो जाएगा और चालकता अपरिवर्तित रहेगी। सी प्रतिरोध और चालकता दोनों आधी हो जाएंगे। एंड डी प्रतिरोध दुगना होगा और चालकता अपरिवर्तित रहेगी। तो फिलहाल अब आपको ये सारे ऑप्शन पता चल गए, तो आपको पहले वीडियो को रोक के बताना होगा कि क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रतिरोध आधा हो जाएगा, चालक की चालकता चालक की ज्यामिति से स्वतंत्र होती है और यह केवल चालक की सामग्री पर निर्भर करती है। तो फिर बी ऑप्शन हमारा यहाँ इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो इसका सही आंसर हो जाएगा। खैर हम बढ़ते हैं आगे। कह रहे हैं नशे में धूत ड्राइवर का सांस परीक्षण करते समय निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर पेपर मौजूद होता है। ठीक है, ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड, बी पोटेशियम है आपका सोडियम परमैंगनेट नाइट्रिक एसिड, एंड डी सोडियम डाइक्रोमेट नाइट्रिक एसिड। देखो एक नई बात ये है कि ज़्यादातर हम लोग ध्यान देते हैं ना कि पुलिस जब खड़ी होती है और कोई अगर ड्रिंक एंड ड्राइव कर रहा है तो पुलिस उसकी जांच करती है। तो कैसे करती है, तो आपको इससे पता चल जाएगा कि किससे जांच होती है ना। तो इसमें जो जांच होती है वो होती है आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड के द्वारा। इससे पता चलता है कि व्यक्ति ने पी रखी है, मतलब ड्रिंक किया है या नहीं। ओके,
तो एक नई बात पता चली ना। आगे बढ़ते हैं। मे भी कि बहुत सारे लोगों को पता होगी, बट जो न्यू एस्पायरेंट है उन्हें नहीं पता होगी, तो पता चल जाएगी। तो है कि गैल्वेनोमीटर, यानी ये कथन कारण का क्वेश्चन है। आपने कथन कारण देख ही लिया है। यहाँ पे कथन फर्स्ट, कथन सेकंड है। तो कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए कम प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ना चाहिए। कथन सेकंड कह रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक उच्च प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ना चाहिए। अब हमें दो कथन दिए गए, कथन कारण का नहीं है, सॉरी, दो कथन दिए गए हैं। हमें बताना है कि इसमें से पहला कथन सही है या दूसरा कथन सही है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है सही कथन चुने। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। दो कथन दिए गए हैं। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किसी उच्च प्रतिरोध को श्रृंखला में जोड़ना चाहिए, एंड गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए एक कम प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ना चाहिए। तो फिर क्या आंसर हो जाएगा? तो हो जाएगा डी कि उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ना तो पहला सही है ना ही दूसरा। क्यों? ये कह रहे कि एक उच्च प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ना चाहिए जबकि कम प्रतिरोध को समानांतर में जोड़ना चाहिए, तो ये गलत हो गया। फर्स्ट है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए किसी उच्च प्रतिरोध, उन्होंने कथन मतलब फर्स्ट कथन है सेकेंड से और सेकेंड ने फर्स्ट को इंटरचेंज कर लिया। ये दोनों आपस में इंटरचेंज है, इसलिए डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी अनुचुंबकीय पदार्थ को किसी क्षण चुंबक के उत्तरी अथवा दक्षिणी ध्रुव के निकट लाया जाए तो वह, ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित और दक्षिणी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगा, बी दक्षिणी ध्रुव द्वारा प्रतिकर्षित और उत्तरी ध्रुव द्वारा आकर्षित होगा, सी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होगा, या डी दोनों ध्रुवों द्वारा प्रतिकर्षित होगा। तो बताना है। बात करें अगर आंसर की, तो सी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होगा, प्रतिकर्षित नहीं होगा। ठीक है, कोई अनुचुंबकीय पदार्थ सदैव चुंबकीय क्षेत्र द्वारा आकर्षित होता है, इसलिए यह उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों से आकर्षित होगा। ठीक है, ना कि प्रतिकर्षित। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हम फिलहाल। नेक्स्ट है कि एसी स्रोत का पीक करंट बराबर होता है। ऑप्शन ए सर्किट को आपूर्ति की गई धारा का मूल्य, बी एसी स्रोत का प्रभावी मूल्य, सी एसी स्रोत के प्रभावी मूल्य का कोष्ठक के अंदर 2/1, ठीक है, गुना, एंड डी एसी स्रोत के प्रभावी मूल्य का कोष्ठक बाई 2 गुना, समथिंग कुछ ऐसा है, तो पढ़ लेना इसको। अब बताना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर एसी स्रोत के बारे में पूछ रहे हैं ना कि पीक करंट क्या हो। तो पीक करंट हमेशा एसी स्रोत के प्रभावी मूल्य या आरएमएस मूल्य का आपका जो ये वाला है ये गुना होगा। ठीक है, ये मुझे लग रहा है इसका होगा 1/2, इसका नहीं होगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका ये आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक वोल्टेज 220 वोल्ट है या वाट है, सॉरी वाट है या वोल्ट है, वी है, और द्वितीयक वोल्टेज 880 वोल्ट है, तो द्वितीयक कुंडल की प्राथमिक कुंडल से तुलना है। अब ये साइंस का क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1/4, बी 4/1, सी 3/2 या डी 2/3। प्राथमिक वोल्टेज 220 है, सेकंड जो भी है दिया है, तो बताना कि क्या होगा आंसर। दिया गया वो वीपी बराबर समथिंग ऐसे हो जाएगा, वीपी बराबर तो 220, तो यहाँ पर आंसर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बी 4/1। ठीक है, तो ये हमने 15 नंबर से क्वेश्चन देखे हैं, आप इनको भी देखते चलें जो भी एस्पायरेंट जुड़े हुए इंग्लिश मीडियम के। और ये आपका परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज़ है जो कि बीपीएससी के लिए बहुत अच्छी होती है, तो इस सारे पेपर को आप अच्छे से अटेंड कर लो। कोई चीज़ अगर इन केस नहीं समझ में आती है, जैसे ये थोड़े से वैसे ऑप्शन है नहीं समझ में आते, तो आप इनको पीडीएफ से अच्छे से देख लेना। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मिश्रण में हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है ठोस और तरल का मिश्रण, बी तरल और द्रव का मिश्रण, सी गैस और तरल का मिश्रण, या डी ठोस और ठोस का मिश्रण। अब हमें बताना है कि इसमें इन मिश्रण में से कौन सी ऐसा है जिसमें हाथ से चुनने की विधि का उपयोग किया जा सकता है या हम कर सकते हैं, है ना। हाथ से चुनने का उपयोग ठोस और ठोस के मिश्रण को अलग करने के लिए किया जाता है जिसमें अशुद्धियों के कण आकार में थोड़े बड़े होते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, तो ठोस और ठोस का मिश्रण, क्योंकि तरल में हम हाथ डालेंगे तो वैसे ही वो गीला हो जाएगा, है ना। आगे बढ़ते फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के अक्ष के लंबवत रखा जाता है ताकि बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और बड़ा हो। लेंस के सामने वस्तु की स्थिति क्या? ऑप्शन है ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच, बी फोकस पर, सी इसके फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो सकता है, सामने की वस्तु की स्थिति क्या होगी? जब वस्तु को उत्तल लेंस में हम कभी रखेंगे, उत्तल लेंस के ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच रखा जाता है, तो छवि वस्तु के पीछे उसी तरफ बनती है। इस प्रकार बनी छवि आभासी, विस्तारित और सीधी होती है।
तो फिर क्या होगा, तो ऑप्टिकल केंद्र और फोकस के बीच हो जाएगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि क्लासिकल कोशिका सिद्धांत में कोशिकाओं के बारे में 3 व्याख्या शामिल है। निम्नलिखित में से किसने क्लासिकल कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया? ऑप्शन ए वॉन बेयर, बी ल्यूवेनहॉक, सी स्लेडेन और स्वान, एंड डी डार्विन। तो किसने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था, ये भी क्वेश्चन आते हैं। तो क्लासिकल कोशिका सिद्धांत 1839 में थियोडोर स्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया था और इस सिद्धांत के 3 भाग हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर यानी कि स्लेडेन और स्वान हो जाएंगे। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिलहाल है कि लगाए गए खतरे के सिग्नल लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों के बीच लाल रोशनी। अब यहाँ पर उसका मतलब डिफिनीसन एक तरीके से पहले उन्होंने ही बता दिया, लेकिन क्यों लगाया जाता है लाल रोशनी? ऑप्शन है धूल के कणों और जलवाष्प द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णित होता है, बी धूल के कणों और जल वाष्प द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है, सी धूल के कणों और जल वाष्प द्वारा सबसे अधिक अवशोषित होता है, एंड डी हवा में सबसे तेज़ गति से चलता है। तो ऑब्वियसली कोई चीज़ जब दूर से दिखाई देगी ज़्यादा तभी तो उस चीज़ को यूज़ किया जाएगा, है ना। तो जब सूर्य का श्वेत प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो प्रकाश प्रकीर्णित होता है, अर्थात वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, मुक्त जल के अणुओं तथा गैसों के अणुओं द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और इसके कारण नीला प्रकाश अधिक प्रकीर्णित होता है जबकि लाल प्रकाश कम प्रकीर्णित होता है। तो फिर भी हो जाएगा धूल के कणों और जलवाष्प द्वारा सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन ए CO2, बी NO2, सी O3, एंड डी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। उपरोक्त में से कौन सा से फोटोकेमिकल स्मॉग का घटक है जो गर्म, शुष्क और धूप वाली जलवायु में होता है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और फोर्थ, बी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, सी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, एंड डी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब हमें बताना है कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, मतलब इसका कौन सा आंसर होगा, क्योंकि फोटोकेमिकल स्मॉग का मतलब क्वेश्चन पहले भी आए, UPPSS में भी मैंने बताया है। फोटोकेमिकल स्मॉग एक प्रकार का स्मॉग है जो तब उत्पन्न होता है जब सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। तो फिर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, यानी कि ये सभी के सभी हमारे ऑप्शन सही हो जाएंगे क्वेश्चन के। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि कथन कारण का है। लोमड़ियाँ रात के दौरान स्वतंत्र रूप से घूम सकती हैं, कारण उनके रेटिना में बड़ी संख्या में रोड होती है। तो कथन मतलब इसके ऑप्शन दिए गए हैं। ए कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन के लिए सही स्पष्टीकरण है। बी मतलब वही एज यूजुअल है, मैं आपको वैसे ही पता है कि नहीं बताती हूँ। लोमड़ियाँ, हमें ये देखना है कि ये क्या कॉन्सेप्ट सही है क्या। लोमड़ियों की रात्रि दृष्टि उत्कृष्ट होती है, इसका मुख्य कारण उनके रेटिना पर बड़ी संख्या में रोड की उपस्थिति को माना जा सकता है। तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में, तो इसलिए कथन और कारण दोनों सही है। अब आप ये जनरल नॉलेज में किसी से पूछ सकते हैं कि लोमड़ियाँ रात में क्यों घूम सकती है स्वतंत्र रूप से, उन्हें क्लियर कैसे दिखाई देता, क्योंकि ज़्यादातर तो हमने चमगादड़ को सुना है, बट ये भी आपका सही है कि माना जा सकता है ना। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनरेटर चलता है। ऑप्शन है फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम पर, बी फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम पर, सी ए और बी दोनों पर, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनरेटर कैसे चलता है, तो जनरेटर जो होता है वो फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम यानी कि जनरेटर में कार्यरत है। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का उपयोग तब किया जाता है जब कोई धारा के मार्ग की पहचान की जा सके, जब कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में यात्रा करता है ताकि कंडक्टर में प्रेरित धारा के मार्ग की पहचान की जा सके, और जब किसी सर्किट से जुड़ा कोई कंडक्टर चुंबकीय क्षेत्र में यात्रा करता है तो नियम प्रेरित धारा का पथ प्रदर्शित करता है। यानी कि कुल मिला के अगर कोई पूछता है क्वेश्चन आपसे कि जनरेटर जो है वो किस पे काम करता है, तो ये आपका हो जाएगा फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम। ठीक है, दाहिना और बायां में कन्फ्यूज मत होना, ये दाहिने हाथ नियम पे आधारित है। ये रहे हमारे क्वेश्चन। ठीक है, इनको भी आप देखते चलें। हमने अभी 29 तक सॉल्व कर लिया, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट करें कि जब सफ़ेद प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण अधिकतम होता है डैश। ऑप्शन है लाल रोशनी के लिए, बी बैंगनी रोशनी के लिए, सी हरी रोशनी के लिए, या डी नीली रोशनी के लिए। तो जब सफ़ेद प्रकाश हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण बैंगनी प्रकाश के लिए अधिकतम और लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। अब यहाँ पर आपके 3 क्वेश्चन तैयार हुआ है।
पहली बात तो जो विचलन का कोण बनता है तो बैंगनी प्रकाश के लिए अधिकतम होता है एंड लाल प्रकाश के लिए न्यूनतम होता है। तो ये दो अलग अलग आपके क्वेश्चन हो गए। दूसरी बात, जब सफ़ेद प्रकाश हवा से प्रिज्म कांच के प्रिज्म में प्रवेश करता है तो विचलन का कोण किस पे बनता है, वो एक मोटा मोटा आपका अलग ही हो गया। तो अधिकतम और न्यूनतम हमने देख लिया। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहा जाता है। अपवर्तन के विभिन्न सूचकांकों और प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कारण विचलन का कोण प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के साथ भिन्न होता है। इस तरीके से देखोगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बी हो जाएगा। अधिकतम पूछा तो बैंगनी, न्यूनतम पूछते तो आपका रेड कलर हो जाता है, रेड या लाल रोशनी के लिए, है ना। तो ऐसे जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपके गलत भी नहीं होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन के जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम हाइड्रोलिक संतुलन पर लागू होता है। ऑप्शन है किरचॉफ का नियम, बी बर्नौली का सिद्धांत, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, या डी पास्कल का सिद्धांत। यह नियम, कौन सा नियम हाइड्रोलिक संतुलन पर लागू होता है। ठीक है। पास्कल के नियम पर आधारित हाइड्रोलिक संतुलन। पास्कल का नियम किसी सीमित तरल पर लगाया गया बाहरी स्थैतिक दबाव पूरे तरल में सभी दिशाओं में समान रूप से वितरित या प्रसारित होता है। तो क्या हो जाएगा, तो पास्कल का नियम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तरल पदार्थ के लिए केशिका नलिका में तरल मेनिस्कस अवतल होता है। ऑप्शन है जल, बी पारा, सी ए और बी दोनों, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। हमें बताना है। तो ये आपने ऑप्शन देख लिए हैं, क्वेश्चन भी पढ़ लिया है। तो अब आप पहले वीडियो को पॉज करके देखिए कि क्या सही होगा। बात करो क्वेश्चन में जो पूछ रहे हैं, तो अगर देखा जाएगा तो एक अवतल मेनिस्कस जिसे आप आमतौर पर देखेंगे तब होता है जब तरल के अणु कंटेनर के अणुओं की ओर आकर्षित होते हैं, और यह पानी और कांच की नली के साथ होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा जल। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि पेंट स्प्रे गन एटोमाइजर किस पर आधारित है। ऑप्शन है पास्कल का नियम, बी आर्किमिडीज का सिद्धांत, सी बर्नौली का प्रमेय, या डी स्टोक्स का नियम। पेंट या स्प्रे जो होती है, जो हम काफ़ी लोग फुस करते हो ना, वो वाली। तो बर्नौली प्रमेय में कहा गया कि जैसे जैसे गतिमान तरल पदार्थ तरल या गैस की गति बढ़ती है, तरल के भीतर दबाव कम हो जाता है। बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो फिलहाल क्या हो जाएगा आपका, बर्नौली का प्रमेय। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो ऑप्शन है तरल ट्यूब में ऊपर उठेगा, बी तरल ट्यूब में गिरेगा, सी तरल पदार्थ ऊपर या नीचे गिर सकता है, एंड डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यदि स्पर्श कोण न्यून कोण हो तो तब पूछ रहे हैं। तो यदि आपका संपर्क का कोण तीव्र है तो ट्यूब में तरल ऊपर उठेगा जब आसंजन बल सामंजस्य बल से अधिक होता है। तो फिर इस तरीके से देखोगे तो तरल ट्यूब में ऊपर उठेगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। 2 सूचियाँ दी गई हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, फिर हमें अपना आंसर बताना है। बांध की दीवार की मोटाई, बी धातु की शुद्धता, सी बूंदों का निर्माण, या डी प्रवाह का प्रतिरोध। अब हमें इनको मिलान करना इससे कि बूंदों का निर्माण जो होता है वो किससे होता है ना। इस तरीके से समथिंग ये क्वेश्चन आते हैं। तो तरल में दबाव गहराई के साथ बढ़ता है। इस प्रकार जैसे जैसे गहराई बढ़ती है बांध की दीवार पर पानी का दबाव अधिक होता है। तो बांध की दीवार की मोटाई जो ये कह रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक दबाव। क्या हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक दबाव हो जाएगा। बात करोगे धातु की शुद्धता, ठीक है, तो ये हो जाएगा आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित। ओके, अगर नहीं पढ़ा है तो देख लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। बात करोगे बूंदों का निर्माण, तो ये तो फिलहाल पता है कि पृष्ठ तनाव से होता है, जो बूंदें ऊपर से नीचे गोल गिरती, पृष्ठ तनाव। प्रवाह का प्रतिरोध, तो ये आपका हो जाएगा श्यानता, जिसको बोलते विसोसिटी। एक वेलोसिटी होती, एक विसोसिटी होती है। तो फिर अब आप ऐसे जब मिलान करोगे कि ए का जो है वो आर से, तो ए आर इसी में दिख रहा है, तो ये आपका डी आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि जो पानी की बूंदें ऊपर से गिरती हैं आसमान से बारिश में, तो उनका जो आकार होता है, इस तरीके से करके क्वेश्चन खूब बनता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है फिलहाल कि केल्विन स्केल में 120 फ़ारेनहाइट या एफ जो साइन दिया का मान है। ऑप्शन है 122 के, बी 50 के, सी 323 के, या डी 395 के। तो इसमें जो 122 ये एफ का मान है, ये इनमें से किससे मैच करता है या होता है। तो ये जो आपका मैच करता है वो 323 या 323 के से मैच करता है। वो निकालने की अलग एक विधि है, तो उसको आप देख लेना, है ना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकांग की खोज वाल्थर फ्लेमिंग ने 1882 में की थी। ऑप्शन है गुणसूत्रों की, बी प्लास्टिड की, सी कोशिका भित्ति, या डी माइटोकॉन्ड्रिया। ये साइंस में क्वेश्चन आते हैं।
क्रोमोसोम की खोज सबसे पहले 1882 में जर्मन वैज्ञानिक वाल्थर फ्लेमिंग ने की थी। तो फिर क्या हो जाएगा आपका गुणसूत्र। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका फिलहाल सही हो जाएगा। और उन्होंने ही सैलामैंडर के लार्वा की तेजी से विभाजित होने वाली कोशिकाओं में इन्हें देखा था। पौधे की कोशिका दीवार को पहली बार 1865 में रॉबर्ट हुक द्वारा देखा गया और उसका नाम सिर्फ एक दीवार के रूप में रखा गया। इस क्वेश्चन का जो आंसर था वो था गुणसूत्रों की। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना समुद्र से भूमि की ओर ठंडी हवा की आवाजाही के लिए जिम्मेदार। ऑप्शन है विकिरण, बी संवहन, सी संचालन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। समुद्र के किनारे बैठते हो तो लोग बोलते हैं ना कितनी ठंडी ठंडी हवा लग रही है, ऐसा लग रहा है यहाँ से जाए ना, ऐसा मन कर रहा है ये करे, है ना, इस तरीके से सुनते हैं ना जब आप। तो उसमें भी देखो कोई ना कोई साइंस है। संवहन गैसों और तरल पदार्थों के भीतर अणुओं के बड़े पैमाने पर गति द्वारा ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया है। तट पर एक दिन के दौरान सूरज जमीन और पानी को गर्म कर देता है। जमीन की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है और इसलिए इसका तापमान पानी के तापमान से अधिक बढ़ जाता है। इस तरीके से आंसर देखोगे तो बी हो जाएगा संवहन। ठीक है, कह रहे हैं कि जल का आयतन न्यूनतम होता है। ऑप्शन ए 4 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 0 डिग्री सेल्सियस या डी 14 डिग्री सेल्सियस। तो 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन पे जल का आयतन न्यूनतम होता है। यहाँ पर आयतन पूछ रहे हैं, ये याद रखना है। देखो पानी का जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है और इसलिए तापमान पर इसकी जो आयतन है वो न्यूनतम होती है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि थर्मोकपल का कार्य सिद्धांत है। ऑप्शन ए थॉमसन प्रभाव, बी फैराडे प्रभाव, सी सीबेक प्रभाव या डी जूल प्रभाव। थॉमसन प्रभाव, यानी कि ए बी सी और डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है। तो अगर बात करें थर्मोकपल का सिद्धांत, थर्मोकपल का कार्य सिद्धांत, तो आपका जो सीबेक प्रभाव तब होता है जब थर्मोकपल के बीच बिजली बनाई जाती है, जब सिरों पर उनके बीच तापमान का अंतर होता है। तो क्या हो जाएगा, सीबेक प्रभाव हो जाएगा। थर्मोकपल का कार्य सिद्धांत है तो वो सीबेक प्रभाव है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिलहाल ये हमारे क्वेश्चन है जहाँ से हमने अटैम्प्ट किया है, तो इनको आप इस तरीके से देखते चलें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, हमने 40 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, अब आगे बढ़ते हैं। फिलहाल नेक्स्ट कह रहे हैं कि फ्रॉस्ट किसका उदाहरण है। ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, बी संघनन, सी निक्षेपण या डी वाष्पीकरण। ठीक है, देखो जो फ्रॉस्ट होता है ये जलवाष्प है या गैस के रूप में पानी जो ठोस हो जाता है। निक्षेपण वह चरण संक्रमण है जिसमें गैस तरल चरण से गुजरे बिना ठोस में बदल जाती है। निक्षेप एक थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है। निक्षेपण का उल्टा ऊर्ध्वपातन है और इसलिए कभी कभी जमाव को डिसब्लिमेशन भी कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट जो कह रहे हैं कि फर्स्ट किसका उदाहरण है, तो फर्स्ट जो हो जाएगा वो निक्षेपण का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कथन इंजन के रेडिएटर्स को ठंडा करने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है, कारण जल की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता अधिक होती है। अब ये कथन कारण का क्वेश्चन है और ये ऑप्शन हमारे दिए गए हैं। फिलहाल हमें बताना कि इनमें से कौन सा सही होगा। पानी का उपयोग इंजनों के रेडिएटर्स को ठंडा करने के लिए किया जाता है क्योंकि पानी में उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण यह बहुत कम तापमान परिवर्तन के साथ बड़ी ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो कथन और कारण दोनों सही है और ऑप्शन ए फिलहाल हमारा यहाँ पर फिर सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और एक दूसरे का सही आंसर है, तो फिर ऑप्शन ए यहाँ पर सही होता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देखो ये टेस्ट पेपर को लगाओ, कितने क्वेश्चन गलत होते हैं उसको आप देखो, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बना लो, उनको रिवाइज कर लो। तो ऐसे क्या है कि तुम्हारी कम से कम गलतियाँ होंगी। ऐसा मैं भी करती हूँ, तो आपको भी उसमें हेल्प मिलेगी। जितने भी लोग अगर इसको अटेंड करते हो तो अटैम्प्ट करने के बाद में ऐसे करोगे, जब जो देखोगे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं तो इस तरीके से सही हो जाएगा। कथन कारण का है कि हाइड्रोजन नाभिक का संलयन सभी तारों की ऊर्जा का स्रोत है। कारण संलयन परमाणु प्रक्रिया में भारी नाभिक विभाजित होकर हल्के नाभिक बनाते हैं। तो अभी ये ऑप्शन दिए गए हैं, तो हमें फिलहाल यहाँ पर बताना कि क्या होगा। सभी तारों का ऊर्जा स्रोत परमाणु संलयन है। संलयन प्रक्रिया में दो हल्के नाभिक विलीन होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो फिर क्या होगा, तो यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण आपका यहाँ पर सपोर्ट नहीं कर रहा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार करें। देखा कह रहे हैं कि निम्नलिखित पर विचार करें। ऑप्शन फर्स्ट है ध्वनि का पुनरुत्पादन में, सेकंड फोटोमीटर में, थर्ड टेलीविज़न में या फोर्थ फायर अलार्म बेल में।
उपरोक्त में से किसमें फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है या होता है? ऑप्शन ए केवल फर्स्ट और सेकंड, बी फर्स्ट सेकंड और थर्ड, सी केवल सेकंड थर्ड और फोर्थ, या डी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। तो ये हमने कहीं ना कहीं नाम सुना है। तो देखो, उपरोक्त सभी गतिविधियाँ यानी जो चीज़ें हो रही हैं जितनी भी हैं, जैसे कि ध्वनि का पुनरुत्पादन टेलीविज़न में, फोटोमीटर में, और जो अलार्म होती है, फायर अलार्म बेल होती है, इन सभी में आपके फोटो विद्युत प्रभाव का उपयोग किया जाता है। जब किसी धातु पर एक विशेष आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो धातु से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की घटना घटित होती है। तो इसलिए यहाँ पर तो इस तरीके से देखेंगे तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ चारों में ही इसका प्रयोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस विकिरण में अधिकतम आयनीकरण शक्ति होती है? ऑप्शन है अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आयनीकरण कह रहे हैं, ठीक है। आयनीकरण मतलब आपका मैक्सिमम आयोनाइजेशन पावर, ठीक है, आयोनाइजिंग पावर। तो अल्फा किरणों में अधिकतम आयनीकरण शक्ति होती है, और आयनीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में हम लोग जानते हैं या परिभाषित किया जाता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन को परमाणु से अलग करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा दी जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अल्फा किरणें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट करें कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी परिवर्तन नहीं होता, या डी पहले बढ़ता है फिर स्थिर हो जाता है। आर्द्रता यानी कि ह्यूमिडिटी, ठीक है, ह्यूमिडिटी यदि बढ़ती है तो वायु में ध्वनि की गति में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आर्द्रता बढ़ने पर हवा में ध्वनि की गति भी बढ़ जाती है, क्योंकि आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से कम होता है, और जैसे जैसे माध्यम का घनत्व कम होता जाता है माध्यम में ध्वनि की गति बढ़ती जाती है। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका हो जाएगा कि आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि की गति भी बढ़ती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है और उसकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है तो तरंग की तरंग दैर्ध्य होगी। ऑप्शन ए 2 मीटर, बी 0.2 मीटर, सी 20 मीटर, या डी 200 मीटर या 200 मीटर। यदि किसी तरंग की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है और उसकी आवृत्ति 1700 हर्ट्ज है तो अब इनमें से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो प्रभाव पड़ेगा वो हो जाएगा आपका बी में, यानी कि 0.2 मीटर इसका हो जाएगा आंसर सही। ठीक है, तो हमने 41 से स्टार्ट किया था। फ्रॉस्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ से आप देखते जाओ। फिर रीजनिंग का सेशन का क्वेश्चन था, फिर 43 आ गया आपका, ठीक है, ये 44 हो गया। ये आप लोगों के वीडियो को अपने हिसाब से देखते जाइएगा। ठीक है, हम बढ़ते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कथन कारण का है। कथन है आपका कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती। कारण है ध्वनि तरंगे भौतिक तरंगे हैं जिनके प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ये आपके कथन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। सबसे पहली बात है कि ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं चल सकती हैं, प्रकाश में चल सकती हैं, वायु में चल सकती हैं, ऐसा करके बहुत एग्जाम्पल में देते हैं और क्वेश्चन ही बहुत बनता है। तो इसको पहले डिटेल में आप पहले तैयार कर लेना। ध्वनि तरंगों को फैलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात के पास प्रस्तुत करने के लिए कोई माध्यम नहीं है, इसलिए ध्वनि तरंगे निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती हैं। ध्वनि तरंगे मूलतः यांत्रिक तरंगे हैं जिनके प्रसार के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, और ये तरंगे ध्वनि उत्पन्न करने के लिए माध्यम को कंपन करती हैं। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कथन कारण की सही स्पष्टीकरण, यानी कि माध्यम की तो आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसका सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, ऑप्शन ए बढ़ता है, बी घटता है, सी वही रहता है, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। गर्म करने पर अर्धचालक का प्रतिरोध, तो जब अर्धचालक को गर्म करते हैं ना तो अंतराल छोटा हो जाता है और इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध कम हो जाता है। इसलिए जब अर्धचालक को आप गर्म करोगे तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? घटता है, यानी कि कम होता है या घटता है। नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि भारत में आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जैसा कि हाल ही में एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हस्ताक्षरित अनुबंध से पता चलता है। ऑप्शन ए विदेशों से उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकियों का आयात करना, बी भारत के भीतर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना, सी पुराने सैन्य उपकरणों और बुनियादी ढांचे को सेवा मुक्त करना, एंड डी भारतीय सशस्त्र बलों से स्वतंत्र एक निजी सैन्य बल बनाना। यानी कि जो ये मतलब इसमें कह रहे कि अनुबंध से क्या पता चलता, तो इनमें से क्या ऑप्शन होना चाहिए, इसका क्या आंसर होगा वो बताना है। देखो, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई आईडेक्स रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल का उद्देश्य भारत के भीतर रक्षा क्षेत्र में नवाचार और तकनीकी विकास को बढ़ावा देना है। इस पहल के तहत एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए हाल ही में हस्ताक्षरित अनुबंध
स्टार्टअप, छोटे और मध्यम उद्यमियों यानी कि एमएसएमई और व्यक्तिगत नवप्रवर्तकों को धन और सहायता प्रदान करके स्वदेशी अनुसंधान और विकास R&D जिसको हम लोग बोलते हैं ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए कि अपने लक्ष्य पर प्रकाश डालता। तो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा भारत के भीतर रक्षा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना और वित्त पोषित करना। ठीक है, काफ़ी अच्छी पहल है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहना है कि CNG यानी कि जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। अब यहाँ पर सत्य नहीं है, इसलिए इसको ध्यान रखना। ऑप्शन ए, CNG का मुख्य घटक मीथेन है। बी, बायोगैस और CNG दोनों में गैस की संरचना समान है। सी, LNG और CNG दोनों अलग अलग भौतिक स्थिति में एक ही गैस है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और CNG LNG का खूब आता है, LPG का भी खूब आता है, क्वेश्चन खूब बनते हैं अगर आपने PYQ को अच्छे से पढ़ा है तो। देखो, सबसे पहली बात तो जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है, यह एक ईंधन गैस है जो मुख्य रूप से मीथेन CH4 से बनी होती है। दूसरी बात, मीथेन रंगहीन, गंधहीन और कार्बन डाइऑक्साइड के बाद वैश्विक जलवायु परिवर्तन में दूसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस मतलब ये ग्रीन हाउस में योगदान देती है। तो ये अपने आप में अच्छी बात नहीं है ग्रीन हाउस गैस का बढ़ना या चीज़ों को होना। LNG की बात करोगे तो ये तरलीकृत प्राकृतिक गैस है। प्राकृतिक गैस यानी मीथेन है जिसे बिना दबाव वाले भंडारण या परिवहन के लिए आसानी और सुरक्षा के लिए तरल रूप में ठंडा किया जाता है। बायोगैस गैसीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है जो कच्चे माल जैसे कृषि अपशिष्ट, खाद, नगरपालिका संयंत्र इनसे बनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से भी मीथेन होता है। तो देखो, होता तीनों में मीथेन है, LNG में भी, CNG में भी और बायोगैस में भी। तो आंसर फिर क्या होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, कौन सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी गलत, कौन सा सत्य नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो फिर क्या बताएं, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि हैलोजन लैंप एक विशेष प्रकार के ताप दीप्ति लैंप हैं जहां बल्ब गैस मिश्रण से भरा होता है जिसमें शामिल है। ऑप्शन ए, हैलोजन तो देखते हैं ना पहले शादियों में कितना फोकस, अभी भी रहता है, बट पहले इतना तक एक्सप्लोर नहीं होता था, चीज़ें पता नहीं चलती थी, तो लगता था कौन सी लाइट है ना। तो इसमें कौन सी गैसों का मिश्रण होता है। ऑप्शन है आर्गन प्लस फ्लोरीन, बी ऑर्गन प्लस क्लोरीन या क्लोरीन, सी ऑर्गन प्लस ब्रोमीन एंड आयोडीन, या डी केवल ऑर्गन। तो जो हैलोजन होते हैं तो उनमें कौन सी गैस होती है, तो हैलोजन लैंप एक प्रतिदीप्ति लैंप है जिसमें एक कॉम्पैक्ट पारदर्शी लिफाफे में सील किया गया टंगस्टन फिलामेंट होता है और इसमें जो होती है वो ऑर्गन प्लस ब्रोमीन एंड आयोडीन होती है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि नेक्स्ट CAR-19 भारत की पहली स्वदेशी CAR T सेल थेरेपी मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग की जाती है। ऑप्शन है हृदय रोगों का इलाज, बी जीवाणुओं के संक्रमण से लड़ना, सी विशिष्ट प्रकार के कैंसर को लक्षित करना और उनका इलाज करना, एंड डी पुरानी श्वसन बीमारियों का प्रबंधन। तो ये नई चीज़ें, नई तकनीकें हो रही हैं और थेरेपी भी आ रही हैं, तो ये आपकी वैसे भी विशिष्ट प्रकार के कैंसर को ही लक्षित करने के लिए इस तरीके की T सेल थेरेपी ईजाद की गई है। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि थायराइड कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसमें थायराइड ग्रंथि के ऊतकों में घातक कैंसर कोशिकाएं बन जाती हैं और थायराइड ग्रंथि कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कोबाल्ट-16, बी रेडॉन, सी आयोडीन 131 या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये भी एक अजीब सी बहुत बीमारी चली, बहुत सारे लोगों को हो रही है, लेडीज़ों में बहुत जल्दी हो रही है, 30+ में हो जा रही है, जितने भी 30+ या 30+ से पहले के भी बच्चों में हो जा रही है। एक तो 12 या 15 साल की बच्ची है छोटी सी, उसको हो गया है थायराइड। तो ये भी बहुत बुरी ही बीमारी है, क्या ही कहें। रेडियोधर्मी आयोडीन 131 उपचार में अल्फ़ा एवं बीटा किरण का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है। थायराइड ग्रंथि आपके शरीर में लगभग सभी आयोडीन को अवशोषित करती है, इस वजह से रेडियोधर्मी आयोडीन का उपयोग थायराइड कैंसर के इलाज के लिए किया जा सकता है। कुछ चीज़ें और अच्छे से दी गई, जैसे कि इस उपचार का उपयोग सर्जरी द्वारा नहीं हटाए गए किसी भी थायराइड ऊतक को नष्ट करने या कुछ प्रकार के थायराइड कैंसर का इलाज करने के लिए किया जाता है। आंसर क्या हो जाएगा 54, तो सी 131 आयोडीन। ठीक है, नेक्स्ट करें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पर भी सही नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन फर्स्ट, एथिल अल्कोहल इथेनॉल शराब का मुख्य घटक है। बी ग्लूकोज का किण्वन मेथनॉल का उत्पादन करता है। सी ग्लूकोज के किण्वन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। एंड डी ग्लूकोज का किण्वन एक अवायवीय प्रक्रिया है। तो अब बताना है कि इसमें से क्या आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छे हैं, साइंस के हैं, अच्छे से पढ़ेंगे तो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। आंसर की बात करेंगे तो ग्लूकोज का किण्वन मेथनॉल का उत्पादन करता है। कह रहे कौन सा सही नहीं है,
देखो, ग्लूकोज के किण्वन से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है, ना कि मेथनॉल का। ठीक है, इथेनॉल का होता है, तो ये आपका सही नहीं है। ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप करते रहिए कोशिश, और ये आपको देखना है, इसको छोड़ना बिल्कुल नहीं है, और प्रैक्टिस ज़रूर करते रहना है। ठीक है, प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। और आप जो बीपीएससी का करंट अफेयर उसको भी पढ़ते रहिएगा, करंट अफेयर को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ठीक है, चलो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू तब तक के लिए।